एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। धैर्य है यदि पास तो बनी रहेगी आस। आज का मूल मंत्र है धैर्य। हमें अपने जीवन में धैर्य को लेकर चलना होगा। धैर्य हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, धैर्य जो है ना, हमारा हर कदम पे साथ देता है यदि हम उसे अपना दोस्त बनाकर चलते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारा आत्मविश्वास है, जो मैं आपको मूल मंत्र बताती हूँ, उन सबको आप अपना मित्र बना लीजिए और अपने साथ उनको एहसास कीजिए। आपको मेरी बातें थोड़ी अटपटी लगती होंगी, लेकिन आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते में काफ़ी समय हो जाता है, तैयारी करते करते बहुत समय हो जाता है और फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। उस कंडीशन में भी हमें ये याद रखना है कि हम अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी किसी एक लक्ष्य को लेकर, किसी एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपने जीवन में ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ रहे हैं। ये वाली थिंकिंग जो आपकी होगी, ये निरंतर आपसे प्रयास करवाएगी और आप अपना अभ्यास बिना किसी निराशा के करेंगे। क्योंकि हम एक एग्ज़ाम को टारगेट बना लेते हैं कि ये वाला एग्ज़ाम इस साल का हमें देना है। मान लीजिए 2 महीने बाद यूपी टीजीटी पीजीटी है और हम सोच रहे हैं बस यूपी टीजीटी पीजीटी हमें निकालना है, हर हाल में निकालना है। तो आप तैयारी करेंगे 2 महीने में, बहुत जल्दी पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, टीजीटी पीजीटी तक 2 महीने पे एग्ज़ाम आ गया और मान लीजिए वो क्रैक नहीं हुआ, तो हम वहाँ हताश हो जाते हैं। तो ये वाली पद्धति को छोड़कर क्यों ना हम ईमानदारी से पढ़ाई करें, और जब पढ़ाई हम करेंगे तो उसको इस तरह से पढ़ना है कि हर कंटेंट अच्छे से रेडी करते हुए चलें, ना कि हम भागते हुए चलें। तो इसके लिए धैर्य सबसे बड़ा एक आपका साधन बनेगा और धैर्य की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ऐसी तैयारी करने के लिए। क्योंकि जब ऐसी तैयारी हो जाएगी तो आप किसी भी एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं समय आने पर। इसलिए अपनी तैयारी को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हमने पढ़ा था भूमिका, और भूमिका में हम लोगों ने निकाले कम से कम 25 यानी 25 प्रश्न। आप खुद ही सोचिए कि भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है रामचंद्र शुक्ल की, जिसके अंतर्गत हमने 25 प्रश्नों का संकलन बनाया। दूसरा हमने पढ़ा काल विभाजन परिचय। दूसरी क्लास में भी हमने अच्छे प्रश्न लिए, और भी प्रश्न बन सकते हैं, आप स्वयं भी प्रश्नों का निर्माण करें, इससे अभ्यास होता है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल। आदिकाल के प्रकरण 1 को हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम आज देखेंगे कम से कम 24 प्रश्न। सोचिए, प्रकरण 1 केवल सामान्य परिचय है और उस सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने कितने प्रश्न लिए हैं? 24 प्रश्न। तो एक भी कंटेंट यहाँ से मैं छूटने नहीं दूंगी रामचंद्र शुक्ल से, लेकिन आपको निरंतर बने रहना होगा मेरी क्लास में, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपका जैसा रिस्पांस पहले आ रहा था वैसा रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है। तो कृपया मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरी ऊर्जा बढ़ाते रहें, ताकि निरंतर इस तरह की क्लासेस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर लीजिए वीडियो को। उसके बाद चलते हैं, पढ़ते हैं आज की क्लास में आदिकाल प्रकरण 1 से हम लोग पढ़ेंगे सामान्य परिचय। तो चलिए पढ़ लेते हैं आदिकाल के अंतर्गत प्रकरण 1। देखिए, बहुत सारी परेशानी हमारे जीवन में होती हैं और इसका उदाहरण मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत यदि दूं तो अभी मैं एक बार पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूं और वो किसी कारणवश डिलीट हो गई और मैं दोबारा आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, पूरे धैर्य के साथ, पूरी लगन के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरी मेहनत में आपका सहयोग बहुत अनिवार्य है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रकरण 1, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। ठीक है, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि ये कथन है जो कि बार बार आता है कि किसका कथन है। दूसरा, यहाँ से एक प्रश्न बन रहा है कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव शुक्ल जी ने कहाँ से माना है, तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आगे चलते हैं,
उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। सबसे पहले हम यहाँ एक वर्ड पकड़ते हैं, पद्य। तो पद्य समझा जाता था, कहा जा रहा है पद्य आप मान सकते हैं, कविता जो हमारा काव्य होता है उसको पद्य कहते हैं। और यदि गाथा कहेंगे, गाथा यदि कहेंगे, गाथा मतलब होती कथा, ठीक है, तो मान लीजिए प्राकृत भाषा है। और यदि दोहा या दूहा कहेंगे तो क्या मानेंगे आप, अपभ्रंश है या प्रचलित काव्य भाषा है। ठीक है, प्रचलित काव्य भाषा का मतलब है जो अपभ्रंश के समय में प्रचलित है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले हमारी संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, उसके बाद अपभ्रंश आती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्रम बनता है और इसी क्रम में प्राकृत जो है ये पुरानी है और अपभ्रंश जो है ये नई है। तो पुरानी हिंदी कहा है इसको अपभ्रंश को, इसलिए क्योंकि इसकी अपभ्रंश की प्राकृत की अंतिम अवस्था से, ठीक है, ये जो प्राकृत है इसकी जो अंतिम अवस्था आ गई थी, पूरी प्राकृत बीतने के बाद ये वाली जो अंतिम अवस्था है, यहाँ से अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना गया। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। आगे चलते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास, ये शब्द आपको पूरी बुक में बहुत बार मिलेगा। तो अपभ्रंश भाषा को शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी कहकर बुलाया है। हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें मिल रही है कि प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का पता हमें कहाँ मिल रहा है, तो ये मिलता है तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में। आप इन्हें साहित्यिक रचनाएं नहीं कह सकते। शुक्ल जी जो है अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं उनको साहित्यिक मानते भी नहीं हैं। तो ये सांप्रदायिक रचनाएं हैं जो धर्म, तंत्र, नियम, इन चीजों पर लिखी गई। आगे चलते हैं। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य। देखिए यहाँ पर ये मुंज और भोज दो नाम आपको मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि शुक्ल जी ने मुंज और भोज से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है, यानी इनको प्रथम कवि शुक्ल जी ने माना है। और ये समय संवत 1050 के लगभग ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज, देखिए 1050 का समय क्या बता रहे हैं, महाराजा भोज का, से लेकर 1375 यानी हम्मीर देव के समय से कुछ पीछे यानी और कुछ थोड़ा सा आगे माना जा सकता है। यद्यपि जनश्रुति होती है लोगों द्वारा बताना, जैसे हमारी दादी नानी अपनी कुछ कथाएं बताया करती हैं, तो वो पता नहीं काल्पनिक होती हैं सत्य होती हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, यानी वो कहते हैं कि 1050 से नहीं बल्कि 770 में भोज के जो पूरे पुराने पुरुष थे, उनके दादा परदादा, उनमें राजा मान के सभासद पुष्य नामक एक बंदीजन का दोहा है, एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आदिकाल इस दीर्घ परंपरा के बीच, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष, ये देखिए मानते हैं कि जो आदिकाल है ना, उसकी जो शुरुआत में ये दीर्घ परंपरा जो दिख रही है आदिकाल की, उसके 150 वर्ष के अंदर में ऐसा कोई भी रचना का उन्हें विशेष प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है। रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। जैसे मान लीजिए वो किसी काल को बता सकते या किसी नामकरण को रख देते, तो ऐसी उन्हें कोई रचना नहीं प्राप्त होती है जिससे बहुत सारी विशेष रचनाएं हों और वो कोई नामकरण कर दे। धर्म, निधि, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ठीक है, सब प्रकार की रचना में कैसे प्राप्त होती है, दोहों में। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। तो वो कहते हैं कि शुरुआत में तो बस धर्म, नीति, श्रृंगार, इन पर थोड़ी रचनाएं मिलती हैं, उनसे हम कोई एक परिपाटी नहीं बना सकते। लेकिन ये क्या हुआ, जब लोक प्रवृत्ति, इनको उन्होंने क्या कहा, लोक प्रवृत्ति, यानी अपने मन से वो लोग कुछ भी लिखते थे और उससे कोई परिपाटी कायम नहीं होती है। लेकिन जब मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होती हैं, तब से हम एक परिपाटी में बंधा हुआ हिंदी साहित्य को पाते हैं। क्योंकि उस समय देखिए हिंदू राजा राजपूत जो जीतते थे, वहाँ पे चारण और कवि जो होते थे उनकी जय जयकार करते थे और उसमें साहित्य गान करते थे।
राज्य आश्रित कवि और चारण, देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, इनको याद रखिएगा। राज्य आश्रित कवि जो राजाओं के कवि होते थे, और चारण, चारण होते हैं, एक जाति होती है भाट और चारण। इनका काम राजाओं की प्रशंसा करना और गान करना ही होता है। इसी कारण ग्रियर्सन ने इस काल को चारण काल कहा है, क्योंकि इस समय चारणों ने अपनी राजाओं की प्रशंसा का कार्य किया था, और यही प्रवृत्ति हमें जोरों से यहाँ पर विशेष रूप से प्राप्त होती है। जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल, यानी चारण और कवि क्या करते थे, पहले क्या करते थे, नीति और श्रृंगार के फुटकल दोहे गाते थे राजसभाओं में। लेकिन ये मुसलमानों की चढ़ाइयों के बाद उन्होंने क्या किया, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र, यानी हमारे राजा बहुत पराक्रम वाले हैं, युद्ध में जीत कर आते हैं, इतनों को मारा है, ये सब मतलब गाने के रूप में, कविताओं के रूप में, और उनकी गाथाओं का वर्णन किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा, जो प्रबंध परंपरा, प्रबंध का मतलब है कि वो पूरा बखान अपने राजाओं का किया करते थे, पूरा पूरा उनका चरित्र, उनका, उनके युद्धों का वर्णन। प्रबंध आपने पढ़ा है ना, प्रबंध काव्य में जो है एक पूरी पूरी रचना लिखी जाती है और पूरी कथाएं लिखी जाती हैं, गाथाएं लिखी जाती हैं, उनको गाया जाता है। इसी को रासो कहा गया है, ठीक है, इसी को रासो कहा गया है, ठीक है। तो प्रश्न यदि बनता है रासो किसको कहा गया है, तो राज्य आश्रित कवि और चारणों द्वारा ऐसी प्रबंध परंपरा जिसमें राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र और गाथाओं का वर्णन होता है, उसी को रासो कहा गया है। इसे लक्ष्य करके ही शुक्ल जी ने, यानी कहते हैं कि हमने वीर गाथा काल कहा है, ठीक है। और रासो परंपरा को, रासो के प्रबंध परंपरा को लक्ष्य करके ही आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने योग्य यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त होती है उसमें कुछ तो संदिग्ध, देखिए जो आदिकाल है ना उसमें हमें दो प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है। एक तो असंदिग्ध, जिसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, संदिग्ध नहीं है, लेकिन एक संदिग्ध भी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। तो असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त होती है उसकी भाषा अपभ्रंश या प्राकृताभास है। तो जो हमें अच्छी वाली सामग्री प्राप्त हो रही है उसकी भाषा अपभ्रंश है, जो कि प्राकृताभास का तात्पर्य इन्होंने क्या बताया है, प्राकृत। तो प्राकृताभास कहा गया है प्राकृत की रूढ़ियों से बंधी हुई। तो देखिए यहाँ पर प्राकृत है, यहाँ अपभ्रंश आ गई, तो आप जानते हो ये जब आई होगी तो अंत होते 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 ही अपभ्रंश आया। लेकिन अपभ्रंश में जो कविताएं लिखी गई, जो साहित्य लिखा गया, उसमें प्रयोग आप ये प्राकृत के शब्दों का ही किया गया। तो प्राकृत में जो साहित्य लिखा जा रहा था उन्हीं के शब्दों को, उन्हीं के पुराने शब्दों को यहाँ अपभ्रंश के अंदर भी प्रयोग किया गया। जिस प्रकार हमारी संस्कृत है और हिंदी है, तो हम जो हिंदी का काव्य लिखते हैं उसमें शब्दों का प्रयोग संस्कृत से ही लेते हैं। आपने देखा होगा जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, कितने ही राइटर हमारे रहे हैं जो तत्सम प्रधान कविताएं लिखते हैं, तत्सम प्रधान पद्य लिखते हैं, तो उसमें झलक किसकी है, संस्कृत की है। इसी प्रकार अपभ्रंश आ तो गई थी, लेकिन अपभ्रंश में जो रचनाएं रची गई उसमें शब्द पुराने प्राकृत से लिए गए थे, इसीलिए अपभ्रंश को प्राकृताभास शुक्ल जी ने कहा। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आगे चलते हैं। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। किस समय की? अपभ्रंश के समय की बोलचाल की भाषा नहीं है, क्योंकि जो बोला जा रहा था उस भाषा में साहित्य नहीं रचा जा रहा था। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए गए थे। यानी जो यहाँ पर बैठे कवि हैं उन्होंने क्या किया, प्राकृत के साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया अपनी अपभ्रंश की रचनाओं में। ठीक है, विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप में आदि बहुत कुछ अपने समय से कोई 100 वर्ष पुराने रखे। यानी यहाँ के जो शब्द उन्होंने लिए हैं वो यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ के शब्दों में कितना अंतर है, लगभग 100 वर्षों का। तो 100 वर्ष पुराने शब्द उन्होंने रखे। बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर, ठीक है, बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर जिस रूप में आई थी सारा वही रूप ना लेकर, ठीक है, बोलचाल की भाषा जिस रूप में थी सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले के कवि परंपरा में रहता था। यानी 100 वर्ष पहले जो कवि परंपरा चली है वही परंपरा इन्होंने अपभ्रंश के अंदर भी चलाई।
अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, यानी अपभ्रंश भाषा के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं यानी कविताओं में मिलते हैं, उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग है। यानी पुरानापन क्यों बता दिया? क्योंकि अपभ्रंश में लिखा जा रहा काव्य है और शब्द प्राकृत के हैं, तो पुरानापन वहां पर है, जबकि बोलचाल में नयापन है। ठीक है। आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। तो देखिए यहाँ सारंगधर द्वारा बताया गया है, जो हमीर लिखा गया, हमीर रासो, उसमें हमीर की वीरता का वर्णन किया जा रहा है। उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा अपभ्रंश थी। तो क्या कहते हैं ये? चले वीर हमीर पाव भर मेणई कंपई दिगमण अंधार धूल सुर रह अच्छा रही। तो दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां लिख रहे थे। कैसे लिख रहे थे? उनकी भाषा आप सभी जानते हैं, खड़ी बोली है। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। आगे इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति, यहाँ देखिए बोलचाल की मैथिली, विद्यापति कौन सी मैथिली प्रयोग कर रहे थे? बोलचाल की, लेकिन उसके अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृत भाषा पुरानी काव्य भाषा भी बन रहे थे। ठीक है, मैथिली भी बन रहे थे, प्राकृत भाषा की पुरानी काव्य भाषा भी लिख रहे थे, और आप सभी जानते हैं संस्कृत में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। बाल चंद विजावई भाषा दुह नहीं लग गई दुजन हासा। इस प्रकार वो लिख रहे थे। ये जो पंक्ति है ना, ये प्राकृत भाषा की है, और दूसरी ओर कबीर अपनी अटपटी वाणी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचारी। तो आगे चलते हैं। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चली। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया। आप यदि शुक्ल की बुक के अनुसार आंसर देंगे तो यहाँ कहा गया है कि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, एक तो पुरानी अपभ्रंश भाषा और दूसरी बोलचाल की देशी भाषा। इन दोनों भाषाओं का भेद वे खुद ही स्पष्ट करके कहते हैं। देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन जपाओ अवहट्ठा। अर्थात देसी भाषा, बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। जैसे आपको भी, हमको भी, आपको भी, सभी को बोलचाल की भाषा पसंद है कि जब हम कविताएं पढ़ते हैं उसमें तत्समनिष्ठ शब्द आ जाते हैं तो हम लोग कितना परेशान होते हैं। तो सबको कौन सी भाषा पसंद है? देश भाषा। इससे वैसा ही अपभ्रंश मैं कहता हूँ। तो विद्यापति कहते हैं इसीलिए मेरा जो अपभ्रंश है वो वैसा ही है जो लोगों को पसंद आए। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार कहेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देसी भाषा को पढ़ेंगे। तो देखिए इन्होंने कहा देशी भाषा, प्रचलित बोलचाल की भाषा, देशी भाषा का मिला हुआ रूप। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्रकरण 1 में सामान्य परिचय के अंतर्गत किस किस कवि ने भाषा के विषय में क्या क्या विचार रखे हैं और रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार हैं, ये सभी हमने जाना। और अब जल्दी से आ जाते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि बहुत बार मेरी वीडियो खराब हो चुकी है और मुझे जल्दी से आपको वीडियो देनी ही देनी है, हर हाल में मेहनत के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय से। पहला देखिए प्रश्न, एक कोटेशन है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाना चाहिए। तो ये कोटेशन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गाथा कहने से किस भाषा का बोध होता है? आंसर, प्राकृत का बोध होता है। अगला प्रश्न है, दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होता है? अपभ्रंश का बोध होता है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने प्राकृताभाष हिंदी कहा है। 5वां प्रश्न देखते हैं, प्राकृताभाष हिंदी का सबसे पुराना पता किसके पद्यों में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में। ठीक है, योग मार्गी बौद्ध जो थे और तंत्र विद्या करने वाले सिद्ध लोग थे, नाथ लोग थे, उन सभी के रचनाओं में ये प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं छठा, किस शताब्दी से प्राकृताभास का पता चलता है? तो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से। अगला प्रश्न है, प्राकृताभास के अतिरिक्त शुक्ल जी ने अपभ्रंश को और किस नाम से पुकारा है? तो उन्होंने पुरानी हिंदी कहा है, जबकि उनसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन भी कह चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो मुंज और भोज को। अगला प्रश्न, मुंज और भोज का समय शुक्ल जी ने कितना माना है? तो 1050 संवत के लगभग। अगला प्रश्न 10वां है, शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा कितनी मानी है? संवत 1050 से 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक। 11वां प्रश्न देखिए, आदिकाल के अंतर्गत 150 वर्षों के भीतर धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं किस छंद में प्राप्त होती हैं? तो ये दोहों में प्राप्त होती हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, आदिकाल के 150 वर्षों के काल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? तो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे, ठीक है। 13वां जो प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति को एक विशेष रूप में बंधा वो कब से मानते हैं? तो मुसलमानों की चढ़ाइयों के बाद से, ठीक है। 14वां प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है? तो इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, जो बड़े वाले मैं प्रश्न बता रही हूँ ना, ये वाले प्रश्न आपके बनते हैं जब हमारा उस तरह का प्रश्न आता है कि एक तर्क दे दिया जाता है और उसमें हमें चुनना होता है, तब इस तरह की कोटेशंस होती हैं जब हमें समझ में नहीं आती हैं। तो राज्य आश्रित कवि और चारण द्वारा अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन, इसी को रासो परंपरा कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहने के पीछे क्या तर्क दिया है? तो उन्होंने रासो, जो कि प्रबंध परंपरा है, इस काव्य को लक्ष्य करके हमने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। ये आंसर है। ये आपके उसी में बनेंगे जब कथन और निष्कर्ष आते हैं और तर्क आता है, उनमें अधिकतर इस तरह के प्रश्न बनते हैं जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला 16वां प्रश्न देखिए, प्राकृताभास का क्या अर्थ है? प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बंधी हुई, ठीक है, प्राकृताभास कहलाती है। प्राकृताभास उस समय की बोलचाल की भाषा नहीं है, यह कवियों और चारणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। मैंने आपको बताया कि कवियों और चारणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अगला देखिए प्रश्न 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न देख लीजिए, इस काल के कवियों ने इस भाषा में किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द, विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रिया के रूप आदि अपने समय से कई 100 वर्ष पुराने, लगभग 100 वर्ष पुराने, ठीक है, कई 100 नहीं भी करें आप तो 100 वर्ष पुराने शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती आई हूँ, समझाती हुई भी आई हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि इन प्रश्नों में आपको कोई भी मुश्किल हो रही होगी। 18वां प्रश्न है, अपभ्रंश के जो नमूने पद्य में प्राप्त होते हैं वे किस प्रकार के हैं? तो आंसर है अपने पुरानेपन, यानी प्राकृत शब्द है पुरानेपन में, जो साहित्यिक प्राकृत के जो शब्द लिए थे के कारण बोलचाल की भाषा से कुछ अलग है, ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए, हमीर और सारंगधर की भाषा क्या थी? तो अपभ्रंश थी। खुसरो की भाषा खड़ी बोली, विद्यापति की भाषा बोलचाल की मैथिली, प्राकृताभास, और उन्होंने संस्कृत के भी कुछ पद्य लिखे हैं, लेकिन अधिकतर हम 2 को ही लेंगे, बोलचाल की मैथिली और प्राकृताभास, ठीक है। और बोलचाल की मैथिली भाषा को इन्होंने अपनी सिंपल भाषा जो है बोलचाल की अपभ्रंश भाषा, उसको देश भाषा कहा है। तो हम ये वाली ना कहकर देश भाषा और प्राकृताभास 2 भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारी विवेक और तर्क के आधार पर होना चाहिए। शुक्ल जी ने अपभ्रंश की अवस्था कब तक मानी है? तो विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक अपभ्रंश की अवस्था मानी है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद 23 से देख लेते हैं, विद्यापति ने प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? तो देशी भाषा कहा है। 24वां प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत शुक्ल जी ने किस प्रकार रचनाओं का वर्णन किया है? तो उन्होंने पहले अपभ्रंश की रचनाओं का और उसके बाद देश भाषाओं की रचनाओं का वर्णन किया है। तो इस प्रकार देखिए हमने 24 प्रश्न लगाए हैं और बहुत ही मेहनत से मैं ये क्लास आप लोगों तक ला पाती हूँ, तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा,
नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियोस को शेयर करके योगदान थोड़ा सा मुझे ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद रहेगी कि आप लोग मेरी मेहनत को सार्थक ज़रूर बनाएंगे। तो बड़े ही प्रयास के साथ आज की वीडियो बनी है। कई बार काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है आज मुझे, और ये मैं शेयर नहीं करती, लेकिन इसलिए शेयर कर रही हूँ। देखिए फिर से कुकर की सीटी बज गई, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज का मूल मंत्र ही मैंने आपको धैर्य दिया है। तो शायद मुझे लगता है ये मुझ पर ही मुझे ही इसको फॉलो करना पड़ रहा है, और ताकि मैं फॉलो कर सकूं और आपको धैर्य का उदाहरण भी दे सकूं, शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन पूरे धैर्य के साथ, पूरी उत्सुकता के साथ, पूरे जोश के साथ मैं बनी हुई हूँ अपनी वीडियो में, क्योंकि मुझे जो संदेश आप तक पहुँचाना है वो संदेश आप तक मेरा पहुँच रहा है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप लोगों से बहुत उम्मीद है, बहुत आशाएं हैं। और कैसा लग रहा है आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस, मेरे प्रश्न, मेरे समझाने का तरीका, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा पा रही हूँ। तो चलिए बने रहिएगा निरंतर मेरी वीडियोस में, और डेली देखिएगा कि किस तरह से हम पढ़ रहे हैं। कोई भी कंटेंट यदि आप चाहते हैं तो उसको भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।